हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टीचर एजुकेशन 360। अभी हम इकाई 2 भाग अपना 5 कर चुके हैं, जिसमें हमने रासो साहित्य के बारे में पढ़ा है। आदिकाल हिंदी साहित्य हम पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा विषय है पढ़ने का वो है जैन साहित्य आदिकाल। यानी कि आदिकाल में हम रासो साहित्य के बाद पढ़ते हैं जैन साहित्य, इसके बाद हमारा सिद्ध और नाथ साहित्य आता है। तो ये अलग अलग प्रकार के साहित्य हैं जो हमारे जो आदिकाल में रचित हुए हैं। इनको हम अलग अलग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इनकी जो आप कह सकते हैं साहित्यिक विशेषता है वो अलग होती हैं। और इनका जो आप जैसे जैसे वो रासो साहित्य था तो उसमें हमने वीर रस के ऊपर आधारित होते हैं ग्रंथ, वो लिखे गए थे उसमें, और थोड़ा सा श्रृंगार रस भी उसमें होता है। अब जो आज हम पढ़ेंगे वो जैन साहित्य जो कि चरित्र पर लिखे गए थे, जैन साहित्य आदिकाल में। तो देखते हैं कि जैन साधुओं ने जो अपने मत का प्रसार है वो हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। अगर आप 2011 का आप जो सेंसस का कोई मैप उठा के देखेंगे तो उसमें जो जैनिज्म है यानी कि जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार है उसका क्षेत्र जो होता है वो हमारे भारत में पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है। तो जिस जगह पर जिस प्रकार के साहित्य की रचना की जाती है वहाँ का धर्म भी जो होता है वो उसी प्रकार का पाया जाता है। तो जैन साधुओं ने जो है ना अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया था। ये हमें पता होना चाहिए कि पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने हिंदी कविता का अपना प्रसार किया है। फिर जैन कवियों की जो रचनाएं मिलती हैं वो हमें आचार मिलती है, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती हैं। ये शैलियाँ हैं इसकी, आचार, रास, फागु, चरित। इसमें भी हम रास साहित्य पढ़ेंगे और फागु रस साहित्य भी पढ़ेंगे, जो हमारा दोनों जो है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फिर आचार शैली में जो है घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी जाती है। यानी कि जो आचार शैली में जो रचनाएं रची हैं जैन कवियों ने वो उसमें उपदेश हैं दिए हुए, उनके उपदेशात्मकता शैली है उसमें घटनाओं के स्थान पर, यानी कि उसमें कोई घटना का वर्णन नहीं है लेकिन उसमें उनके दिए हुए उपदेश हैं। फिर फागु व चरित काव्य जब हम पढ़ते हैं तो वो सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि सामान्य चीज़ें उसमें डाली गई हैं। फागु का वैसे भी जो रिलेशन है वो मेनली वसंत ऋतु के काव्य से होती है, तो फागु और चरित काव्य में मेनली सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है। फिर रास शब्द जो होता है वो क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित था संस्कृत साहित्य में, और भरत मुनि ने इसे क्रीड़ानीयक कहा था। तो रास जो हम पढ़ेंगे, जो रास साहित्य पढ़ेंगे, इसमें रासक शब्द का जो प्रयोग होता है, रास का प्रयोग होता है, वो इसमें हम देखते हैं जैन धर्म में होता है, जैन साहित्य में होता है। जैसे भारतेश्वर बाहुबली रास पढ़ेंगे तो इसमें रास शब्द का प्रयोग जो है पीछे लगाया जाता है इसमें। फिर जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जो हैं वो जैन साहित्य में रास नाम से पद्यबद्ध की गई थी, यानी कि चरित्र वर्णन हम पढ़ते हैं जैन तीर्थंकरों का इसमें, जिसमें हम रास शब्द का प्रयोग करते हैं। साहित्य का जो नाम रखा गया था इसमें ग्रंथों का, उसमें पीछे रास शब्द जोड़ा जाता है ताकि हमें पता चल जाता है इससे कि वो जो है जैन तीर्थंकर जितने भी हुए हैं उनका जीवन चरित्र और वैष्णव अवतार जो हुए हैं उनकी कथाएं लिखी गई हैं इसमें, तो उसमें हम रास शब्द का प्रयोग करते हैं के नाम के पीछे। फिर 14वीं शताब्दी तक ये सबसे लोकप्रिय रास ग्रंथ हमारे जो है बन गए थे, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे एक एक करके, जो भी इम्पोर्टेंट है जैन साहित्य में कौन कौन से रास ग्रंथ हमारे हैं जो हमें पढ़ना है अभी। फिर देखते हैं पहला हमारा जो ग्रंथ आता है वो जैन साहित्य में वो है श्रावकाचार, लेकिन इसमें रास जो है शब्द नहीं लगा हुआ है। इसके रचनाकार जो हैं वो हैं देवसेन, इसके रचनाकार हैं, और ये 252 का ग्रंथ है एक, और 933 ईस्वी में रचना की गई है इसकी, और डॉक्टर नागेंद्र ने इसे हिंदी की प्रथम रचना माना है। अब सबके अपने अपने रचना मानने वाले हैं, तो हम ऐसा करने जा रही हूँ मैं कि एक एक लाइन के जितने भी पॉइंट्स हमारे बनते हैं कि किसने किसको क्या माना है, जैसे रामचंद्र शुक्ल ने किसको क्या माना है, डॉक्टर नागेंद्र ने क्या माना है, इसको एक बार कलेक्शन करके एक वीडियो में इसकी डाल दूंगी ताकि आप वहाँ से भी इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने पिछला भी पढ़ा है कि पृथ्वीराज रासो को हिंदी का जो महाकाव्य किसने माना है, तो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने माना है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है पेपर में बहुत आ जाते हैं। तो श्रावकाचार जो है वो जैन साहित्य में पहला ऐसा ग्रंथ है जिसे डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। इसके रचनाकार देवसेन है, 252 का है, 933 ईस्वी है, लेकिन इसमें रास नहीं लगा हुआ शब्द, तो पहला रास ग्रंथ जिसे नहीं मान सकते जैन साहित्य का। फिर दूसरा आता है भारतेश्वर बाहुबली रास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रचनाकार है शालिभद्र सूरी, और इसकी रचना हुई है 1184 ईस्वी में। देखिए 933 के बाद जो है उसके बाद फिर 1184 ईस्वी आता है, लगभग थोड़ा सा लंबा गैप है इसमें। फिर जैन साहित्य रास परंपरा का ये प्रथम ग्रंथ है, क्योंकि इसमें पहली बार इसमें रास शब्द लगा है पीछे, तो इसलिए ये जो रास परंपरा का पहला ग्रंथ माना जा सकता है, क्योंकि श्रावकाचार के पीछे
रास शब्द यहाँ पर नहीं है, लेकिन भारतेश्वर बाहुबली रास में है। तो ये जैन साहित्य रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। फिर इसमें क्या है, भारतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णन किया गया है। मेनली हमारा जो भी जैन साहित्य का जो रास ग्रंथ है उसमें चरित्र वर्णन ही है। एक तो वैष्णव जितने भी अवतार हुए उनका है, और जैन तीर्थंकरों का जो है चरित्र वर्णन है। तो इसमें भारतेश्वर और बाहुबली का चरित्र वर्णन है। फिर भारतेश्वर बाहुबली रास जो है वो 205 छंदों का है, और एक ये खंड काव्य है। खंड काव्य मैंने आपको कल समझा ही दिया था कि जो होता है, दो तरह के काव्य होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। तो महाकाव्य में तो एक प्रबंध काव्य ही है, खंड काव्य भी, जिसमें एक स्टोरी होती है लेकिन जीवन के किसी एक भाग की स्टोरी होती है, तो ये खंड काव्य है। उसके बाद आता है हमारा चंदनबाला रास। तो चंदनबाला रास की बात करते हैं। इसके रचनाकार है आसगू कवि कहते हैं इनको। लगभग 1200 ईस्वी के आसपास जो है, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है चंदनबाला रास का, 1200 ईस्वी के आसपास इसकी रचना हुई है। लघु कथानक है, यानी कि छोटा जो है स्टोरी पैटर्न इसका छोटा है, लघु कथानक पर आधारित है। इसमें भाव सौंदर्य का मनोहर वर्णन किया गया है, यानी कि हम रूप सौंदर्य वर्णन भी कह सकते हैं इसमें। और ये छोटा सा लघु कथानक पर आधारित है, इसलिए इसमें छंद भी कम है, लगभग 35 छंद है। इसे हम लघु खंड काव्य कहते हैं। लघु खंड काव्य मतलब खंड काव्य तो है लेकिन उसका भी एक छोटा रूप है, चंदनबाला रास, जिसके कवि हैं आसगू। कहीं कहीं में आसगू भी लिखा होता है किसी किसी बुक में, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं इसको। उसके बाद आता है स्थूली भद्र रास हमारा, जिसके रचनाकार है जिनधर्म सूरी। जीर्ण धर्म भी लिखा होता है कई पुस्तकों में। 1209 ईस्वी के में रचना हुई है इसकी, और इसके बारे में ज़्यादा कुछ पेपर में आता नहीं, इसकी रचना काल का ही पता होना चाहिए, जिनधर्म सूरी और 1209 ईस्वी। फिर आता है हमारा रेवंतगिरी रास, जिसके रचनाकार हैं विजय सेन सूरी, और 1231 ईस्वी के आसपास इसकी रचना हुई है। इसमें क्या है, इसमें दो प्रकार के वर्णन है। इसमें एक तो नेमिनाथ की जो प्रतिमा है, यानी कि मूर्ति का जो है स्थापना, उसकी प्रतिमा के बारे में चर्चा की गई है। साथ में रेवंतगिरी तीर्थ का जो वर्णन है इस रेवंतगिरी रास में। उसके बाद ये वस्तु कलात्मक सौंदर्य का आकर्षण भी प्रस्तुत करता है। किसी चीज़ में कोई ऐसी कृति हो जिसमें प्रतिमा के बारे में और तीर्थ के बारे में हो, तो वहाँ की वास्तुकला के बारे में तो जरूर कोई ना कोई वर्णन जरूर होगा, तो इसलिए इसमें वास्तुकलात्मक सौंदर्य का आकर्षण भी इसके अंदर है, रेवंतगिरी रास जो हमारे जो ग्रंथ है इसके अंदर। फिर उसके बाद अगला आता है नेमिनाथ रास। अभी हमने नेमिनाथ की चर्चा करी ऊपर कि नेमिनाथ की मूर्ति का जो है वर्णन किया गया है रेवंतगिरी रास में। उसी प्रकार फिर नेमिनाथ रास के जो ग्रंथ है उसकी रचनाकार है सुमति गणी। तो कई एक पुस्तक में तो मैंने सुमति मणि भी लिखा देखा, लेकिन इसका जो सही है वो गणी ही है, सुमति गणी। और इसकी रचना हुई है 1213 ईस्वी में। इसमें 58 छंद है, और इसमें नेमिनाथ का चरित्र वर्णन किया गया है। बात मैंने आपको स्पेशली बता दिया, याद करना है आपको कि जैन साहित्य में जो है वैष्णव जितने हुए उनके कईयों के चरित्र वर्णन जो है इसमें आपको मिलेंगे, और जैन तीर्थंकरों के चरित्र वर्णन ही है जैन साहित्य में मेनली। फिर जो नेमिनाथ रास है उसकी भाषा जो है वो अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी इसकी भाषा है, लेकिन वो अपभ्रंश से प्रभावित हो रखी है, यानी कि थोड़ा बहुत अपभ्रंश का पुट भी उसमें नजर आता है। आगे अब देखते हैं हमारे फागु काव्य। अभी हमने रास काव्य पढ़े हैं, जिसमें रासो काव्य जो है वो अलग है, जो हमने पहले पढ़ा है आदिकाल का रासो काव्य, जिसमें हमने पृथ्वीराज रासो वगैरह सारे पढ़े हैं, वो अलग है हमारा। ये जब जैन साहित्य की बात करते हैं तो उसमें शब्द लगता है रास, ये थोड़ा आपको कंफ्यूज नहीं होना, उसमें रासो है अलग और ये है रास। रासो जो पढ़े थे हमने वो वीर परक काव्य थे, लेकिन जो रास पढ़े हैं वो चरित्र वर्णन वाले काव्य हैं। उसके बाद आता है रास काव्य के बाद हमारा फागु काव्य। तो जो फागु का मतलब होता है फाग खेलते हैं, वसंत का महीना, मार्च का महीना आने वाला है, तो वसंत ऋतु का काव्य होता है ये फागु काव्य। तो इसमें 2-3 ही हैं बस, वो आपको याद करना, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है, क्योंकि हमें जो है ना पेपर में ये तो पता होता है कि हमें फागु काव्य पढ़ना है, उसके अंदर तो बहुत सारा मैटर है, तो लेकिन जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है हमें सिर्फ वही पढ़ना है इसमें। तो पहला है इसमें जिनचंद सूरी फागु, इसके रचनाकार जिनचंद सूरी हैं, 1284 ईस्वी रचनाकार है और 25 छंद है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। जिनचंद सूरी, तो इसके जो रचनाकार हैं वो भी जिनचंद सूरी ही हैं। दूसरा आता है श्री नेमिनाथ फागु। तो नेमिनाथ फागु के जो रचनाकार हैं वो है राजशेखर सूरी, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसमें 2 टिक लगा रखे हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। 1350 ईस्वी इसका रचनाकाल है। इसमें नेमिनाथ और राजुल के विवाह की घटना चित्रण करा गया है और 27 छंद इसमें है नेमिनाथ फागु में। रचनाकार राजशेखर सूरी, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कि श्री नेमिनाथ फागु के रचनाकार कौन है, तो राजशेखर सूरी।
उसके बाद तीसरा जो आता है वो है वसंत विलास फागु। वसंत विलास फागु जो है 2 लिखे गए, काफ़ी लिखे गए इसमें। एक 14वीं शती में लिखा गया, दूसरा वाला 16वीं शती में है। और इसमें छंद जो है 84 हैं, श्रृंगारिक काव्य है। और वसंत व स्त्रियों पर मनोहारी चित्रण किया गया है वसंत विलासु फागु। अब जब फागु काव्य की बात आ रही है ना, आप देख लीजिए इसमें जो आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे इसमें रचनाएं की गई हैं। पहला तो जो ये नेमिनाथ फागु, इसमें विवाह की घटना चित्रण है। फागु काव्य से का विवाह से लेना देना, तो अब इस तरीके से इसको लिंक कर सकते हैं कि विवाह जो होता है वो भी बिल्कुल रंग बिरंगा होता है फाग की तरह से, तो विवाह की घटना चित्रण है। दूसरा वसंत और स्त्रियों पर मनोहारी चित्रण है, तो वसंत तो फागु से रिलेटेड है ही, और स्त्रियाँ जो हैं वो भी रंग बिरंगे परिधान पहनती हैं, तो वो उसका भी रिलेशन फाग से है। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं जब पूछ लिया जाए तो वसंत विलास फागु में किसका मनोहारी चित्रण है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं 2-3, बस वो भी और पता होने चाहिए हमें। पहला तो जिनदत्त सूरी द्वारा रचित एक और है उपदेश रसायन रास, जो कि अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। अपभ्रंश भाषा का यानी कि पूरी अपभ्रंश भाषा, अभी तो हमने मिश्रित भाषा पढ़ी थी। अब अपभ्रंश भाषा का जो सर्वप्रथम रास ग्रंथ है वो जिनदत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास है, तो ये याद होना चाहिए। फिर अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य जो है वो अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि संदेश रासक पूछ लेते हैं किसके द्वारा रचित है, तो अब्दुल रहमान का। और अब्दुल रहमान के द्वारा क्या रचित है, संदेश रासक। ये रास या रासक काव्य है, अपभ्रंश भाषा का काव्य है। ये पूछ सकते हैं संदेश रासक किस भाषा का काव्य है, तो अपभ्रंश भाषा का है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। फिर हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ जो है वो है पंच पांडव रचित रास। पंच पांडव रचित रास प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि पहला ऐतिहासिक रास ग्रंथ जिसमें इतिहास की बातें बताई गई हों, तो पहला ऐतिहासिक रास ग्रंथ है पंच पांडव रचित रास। लेकिन अब्दुल रहमान संदेश रासक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पता होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जैन साहित्य खत्म होता है। इसके बाद हमारा आएगा नाथ व सिद्ध साहित्य। उसके बाद मैं आपको नाथ व सिद्ध साहित्य आपको जब पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी किस तरीके से जो है सिद्ध और नाथों में कनेक्शन है आपस में, और किस तरीके से भारत देश में जो है सिद्ध और नाथ जो हमारा साहित्य बना है वो किस तरीके से हमारा ट्रैवल हुआ है इंडिया के मैप में। तो हो सकता है शायद मैप से आपको कराने की कोशिश करूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ के आने वाले नोटिफिकेशन रोज़ की रोज़ पता चलते रहें, और आप साथ साथ हमारे पढ़ते रहें। साथ साथ आप पढ़ते हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि आप साथ साथ ही आप सिलेबस भी कंप्लीट कर पाएंगे। हमारे आपके लिए पेंडिंग नहीं रहेगा लास्ट में, क्योंकि हमको फिर जल्दी सिलेबस कंप्लीट करके फिर हमको अपने पेपर्स करने हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। थैंक यू।